टाइम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, आज मेरा चरागा जो है वो हज़रत मादुल आल हुसैन का मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूल्स में तो छुट्टियाँ हैं ही, लोकल छुट्टी का ऐलान भी किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। और लाहौर का एक कल्चर हुआ करता था, मेले ठेले और उसके साथ साथ जो डिफरेंट शॉप्स लगा करती थी, कतलम्मे मिला करते थे, तो वो कल्चर जो है वो ज़रूर हमारा ज़िंदा रहना चाहिए। और मेरा चरागा जो है वो भरपूर तरीके से मनाया भी जा रहा है और लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। आप चलते हैं मौसम की सूरत हाल की जानिब और देखते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे के करीब दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 28 और 9 बजे 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इवेंट्स की तरफ चलेंगे ना। आज इवेंट है जी, यूथ अचीवर्स अवार्ड है। 10 बजे शुरू होना था, यानी कि अब तक शुरू हो चुका होगा, 4:30 बजे तक जो है वो कंटिन्यू रहेगा। यूथ अचीवर्स अवार्ड 2015 ये एक यूनिक आइडिया है मोटिवेट करने के लिए यंग प्रोफेशनल्स, ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स को। और इसमें अवार्ड्स दिए जाएंगे हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स को, पर्सनालिटीज़ को जिन्होंने एक हंट क्रिएट किया है प्रोफेशनलिज्म और स्टूडेंट के दरमियान, यानी कि प्रोफेशनल्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं और जो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं, उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। सूफी फेस्टिवल 26 मार्च से 27 मार्च तक इसका इनेकाद किया जा रहा है अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। करबाट शादरा में वज़ीर आला के स्कूलों और हस्पतालों में छापे और वहां जाकर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें चेक की, जायज़ा लिया। अमला, अद्वियात गायब, MS और OSD भी गायब। भर्ती और सजा के इख्तियारात अलहदा, महकमा सेहत की तकसीम गोरख धंधा बन गई। माल रोड पर 10 मॉडल बस स्टैंड बनाने का मंसूबा, पानी, पंखे समेत दीगर सहूलियात मैसर होंगी। और वज़ीर आला हुस्न क़िराअत व नात, हर प्रिंसिपल 20 असातिज़ा 40 तलबा लाने का पाबंद होगा। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर कैसर खोखर। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, क्या हाल चाल है आपके? कैसर साहब, हमारी टॉप स्टोरी, वज़ीर आला पंजाब ने कल करबाट शादरा में अस्पतालों में और स्कूलों में छापे मारे हैं, क्या इंतजाम देखने में? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब कल अचानक निकले हैं और उन्होंने अचानक जो है शादरा अस्पताल का और एक स्कूल का दौरा किया है, जहाँ पर अस्पताल में बहुत नाकस सफाई के इंतजाम, अद्वियात जो है वो नहीं थी। इवन पैनाडोल जो दवाई जो होती है वो वहाँ गोलियाँ नहीं थी पैनाडोल की। MS जो है वो ड्यूटी से गायब था, जबकि दीगर जो अमला था वो भी ड्यूटी पर नहीं था और मरीज़ बेचारे बैठे हुए थे, ना को मरीज़ों को पूछने वाला था, ना को अटेंड करने वाला था। और वज़ीर आला ने इस पर मौके पर बरस पड़े। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी हेल्थ की भी बात पुरस की कि वो क्या कर रहा है, उसका अमला क्या कर रहा है, उसका महकमा क्या कर रहा है। जबकि इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने दीगर जो मुआयना किया वार्ड का, मरीज़ों को, ऑपरेशन थिएटर का, और वहाँ पर नाकस, हर तरह का नाकस इंतजाम पाया गया। एक दवाई से, पैनाडोल की गोली से ऑपरेशन तक जो है ना, और एक चपरासी से लेकर MS तक जो है ना, वो उसकी कारकर्दगी, नाकस कारकर्दगी जो है ना वो सामने आई है। और इस वाले में से वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर अस्पताल का जो MS डॉक्टर था खालिद शाह था, उसको सैयद खालिद शाह, उसको फौरी तौर पर OSD बना दिया है। और डॉक्टर मोहम्मद जो मुंशी अस्पताल के जो MS है, उनको फौरी तौर पर MS शादरा का अजाफी चार्ज दिया गया है। जबकि इसके साथ ही वज़ीर आला पंजाब ने एक स्कूल का भी दौरा किया और स्कूल के दौरे के दौरान जो है वज़ीर आला पंजाब ने भी वहाँ पर भी मुख्तलिफ चीज़ों का चेकिंग की, बिजली चेक की, तलबा से मुख्तलिफ सवाल किए। और इस वाले से वज़ीर आला पंजाब ने अदम एतमाद का इज़हार किया कि महकमा स्कूल एजुकेशन भी सही तरह काम नहीं कर रहा और तलबा को सही एजुकेशन नहीं दी जा रही। अच्छा, स्कूलों में जो कंप्यूटर लैब बनाने की बात की गई थी वो भी जाकर उन्होंने चेक किया और कंप्यूटर जो हैं वो रैप्ड अप पड़े हुए थे, ना उसको खोल के रखा गया था, दीवारें गंदी, जो पंखे और बल्ब वगैरह लगे हुए थे वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे, प्रॉपरली चल नहीं रहे थे, वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो उन्हें ठीक नहीं मिली।
क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का? क्या वज़ीर आला छापे मारेंगे तो ही इस चीज़ का नोटिस लिया जाएगा? इस हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा। जी मैडम, इस हवाले से महकमे जो है उनको एफिशिएंट करने का, उनको विजिलेंट करने का ज़रूरत है कि जो उस इलाके का जो ईडीओ एजुकेशन है या डीओ एजुकेशन है या डायरेक्टर एजुकेशन है या सेक्रेटरी एजुकेशन है, वो क्यों नहीं एक्शन लेता? ये उसका काम है। और स्कूल का हेडमास्टर जो है उसकी जिम्मेदारी अगर वो नहीं पूरी करता तो उसके ऊपर एक सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है, जिसको आप ईडीओ एजुकेशन कहते हैं, जिसको आप डीओ एजुकेशन कहते हैं। वो जो है अमला, वो विजिलेंट करने का ज़रूरत है और इनको चाहिए कि वो उनको विजिलेंट करें, वो बाकायदा तौर पर दौरे करें। और फिर सेक्रेटरी स्कूल और डीपीआई स्कूल जो होते हैं, डीपीआई कॉलेजेस होते हैं, वो कॉलेजेस के दौरे करें। डिविजनल डायरेक्टर्स जो होते हैं कॉलेजेस के, वो कॉलेजों के दौरे करें। फिर ये मसले हल होंगे। जब ये दौरे नहीं करेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि वहाँ बैठे रहेंगे, दफ्तरों में बैठे रहेंगे, दफ्तरों से बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर यही इसी तरह का अचानक वज़ीर आला को जाना पड़ेगा। हालांकि ये वज़ीर आला पंजाब की ये ड्यूटी नहीं है, ना वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि जाना। ये सिस्टम इस तरह का चलना चाहिए कि ऑटो पर, जिस तरह ऑटो पर चीजें लग जाती है ना, इस तरह ऑटो पर ये काम होने चाहिए। लेकिन होता यह है कि आपके सामने कल वज़ीर आला ने चेक किया है कि वाटर, आपने अभी फरमाया कि वो IT लैब जो है उसकी नाकस सूरत सामने आई, वो बिजली का पखे नहीं चल रहे थे बिजली के, इसके अलावा सफाई सुथराई के इंतजाम नहीं थे, ये सब सामने आए। स्कूलों में गैर हाजिर थे टीचर, वो सामने बात आई। अस्पताल के MS ड्यूटी पर नहीं पहुंचा था। ये सारी बातें जो है अचानक वज़ीर आला पंजाब के सामने आई है। जी बिल्कुल सही। दूसरी जाने महकमा हेल्थ की अगर हम बात करें तो उसको तकसीम करने की बातें की जाती हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। भर्ती और सज़ा के इख्तियारात अलहदा कर दिए गए हैं। महकमा सेहत की जो तकसीम है वो एक मुअम्मा बन के रह गया, जो इवन हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, महकमा हेल्थ को 2 हिस्सों में जो तकसीम किया गया, इससे महकमा हेल्थ के जो मसाइल हैं वो बढ़ गए हैं। इसमें बताओ कि एक प्राइमरी है और सेकेंडरी हेल्थ को अलहदा किया गया, अस्पतालों को, टीचिंग अस्पतालों का महकमा अलग बनाया गया, जो स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर जिसको कहते हैं। लेकिन इस हवाले से जो मुलाजमीन है उसको सबसे ज़्यादा परेशानी है कि उनको पता ही नहीं कि उनके महकमे का काम किसने करना है, उन्होंने किधर जाना है, किधर नहीं जाना। यही समझ नहीं आ रही कि अगर सजा देनी है या भर्तियां करानी है या उसके बाद फाइलें हैं, फाइलें गैप हो गई है, फाइलें गैप हो गई है, फाइलों का पता नहीं कि रिकॉर्ड किधर जाना है, उस महकमे में जाना है या उस महकमे में जाना है। दूसरा, अफसरों की जो तकसीम है और मुलाजमीन की मतहत अमले की तकसीम की वजह से मसाइल जो है बढ़ गया है और अब पता नहीं चल रहा कि किस अस्पताल को कौन चला रहा है और महकमा हेल्थ को कौन चलाने वाला है, कौन नहीं है। मिनिस्टर जो है वो ख्वाजा सलमान रफीक जो है वो टीचिंग अस्पतालों के मिनिस्टर है या प्राइमरी और सेकेंडरी के भी मिनिस्टर है, ये बिल क्लियर नहीं हो रहा। और हुकूमत पंजाब का ये जो फैसला था महकमा हेल्थ को 2 हिस्सों में तकसीम करने का, इसके को जो फ्रूटफुल रिजल्ट थे वो नहीं मिल सके, बल्कि इसकी वजह से पेशेंट को भी मसाइल का सामना है और इंतजामी अमूर पर मसाइल का सामना है और मुलाजमीन को भी मसाइल का सामना है। इससे मसाइल जो है महकमा हेल्थ के बढ़ गए हैं। बिल्कुल सही। अगर अपने इंतजामी अमूर ये ठीक तरीके से नहीं संभाल पा रहे तो फिर अस्पतालों में इनकी कारकर्दगी किस तरह से नजर आएगी? अब डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, इनको आपस में ही जो है वो समझ नहीं आ रही कि किस डिपार्टमेंट की तरफ जाना है, प्राइमरी की तरफ जाना है, सेकेंडरी की तरफ जाना है। मुश्किलात इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें या मरीजों के प्रॉब्लम। बिल्कुल। और इस वाले से बताओ कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है या यंग डॉक्टर्स हैं या मुख्तलिफ जो पैरामेडिक्स हैं, उनका पता नहीं चल रहा कि उनका सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल जो है ना महकमे प्राइमरी हेल्थ ने करना है या महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने करना है, ये भी एक इशू बना हुआ है। फिर मुख्तलिफ डॉक्टर जो है ना रिटायर हो रहे हैं, डॉक्टरों की प्रमोशन हो रही है, डॉक्टरों के वो मुख्तलिफ इशूज हो रहे हैं, इवन डॉक्टरों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, वही पता नहीं चल रहा कि किसने किस मौके पर करनी है और क्या करनी है। इस वाले से जो है ना वो डॉक्टरों को भी मसाइल है, नर्सेज को भी मसाइल है, मुलाजमीन को भी मसाइल का सामना है और पेशेंट को भी सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना है। कि अब देखिए सेक्रेटरी हेल्थ जो है उसकी कल शादरा अस्पताल में CM अचानक गया है तो वहाँ MS नहीं था और MS का सुपरवाइजरी ऑफिसर जो सेक्रेटरी हेल्थ है वो सिर्फ लाहौर में बैठा हुआ है। अब अगर राजनपुर के अस्पताल का MS ड्यूटी पर नहीं आता तो वो तो सेक्रेटरी तो वहाँ जा भी नहीं सकता, चेकिंग भी नहीं कर सकता। इसके लिए लोकल लेवल पर जो है ना EDO हेल्थ जो है या डायरेक्टर हेल्थ जो है उनको विजिलेट करने की जरूरत है, उनको एक्टिव करने की जरूरत है कि जो DG खाम में बैठा हुआ डायरेक्टर हेल्थ है वो ये काम करे। सेक्रेटरी तो हर जगह नहीं ना पहुंच सकता, ना सेक्रेटरी जाकर वहाँ राजनपुर में या सरगोदे में या अटक में नहीं देख सकता, तो ये तो इसकी ड्यूटी बनती है उस इलाके में जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो एक्टिव किया जाए उनको। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया कैसे साहब, इस खबर के ऊपर आपने बड़ा अच्छा तज्जिया दिया। अगली खबर हम डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली हमारी टॉप स्टोरी है जी, माल रोड पर 10 मॉडल बस स्टैंड जो हैं वो बनाए जाएंगे जिसमें पानी और हवा और उसके साथ साथ जो है वो पंखे समेत दीगर सहूलियात जो हैं वो मैसर की जाएंगी। मॉडल बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं खोखर साहब और जदीद तर्ज पर ये बस स्टैंड जो हैं वो बनाए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कदम है कि माल रोड पर जो है ना मॉडल बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बताऊँ कि माल रोड पर तो पहले ही मैडम जगह नहीं है, वहाँ पर ट्रैफिक के इतने ज़्यादा इशूज़ हैं कि अगर आप माल रोड पर, जे रोड पर, फिरोज रोड पर किसी जगह पर चले जाएँ तो आपको वहाँ
तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी, आपकी गाड़ी नहीं गुजरेगी, आपके लिए पैदल चलना जो है ना इतना मुश्किल होता है। तो अब ये बस स्टैंड मार रोड पर अगर 10 बनते हैं तो ये जगह कहाँ से इतनी ज्यादा लेकिन खोखर साहब जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं और उनकी हालत जार है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। जी बिल्कुल, छोटे छोटे बस स्टॉप बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी फिर इनको ट्रैफिक का निज़ाम भी बेहतर करना पड़ेगा और मार रोड को थोड़ा सा तोसी भी बड़ा यानी कि खुला करना पड़ेगा मार रोड को। और उस हवाले से ताजर जो है ना ये भरपूर इस पर एहतजाज करेंगे, वो करने नहीं देंगे हुकूमत को, ये भी एक इशू बन जाएगा। और दूसरा ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो मार रोड पर आपको मिलती नहीं है बिल्कुल, बहुत एक आध इक्का दुक्का को गाड़ी आती है और रक्शे जो है ना उनको एक हद तक जो है ना मार रोड पर जाने की इजाजत है। वो नए मॉडल के रक्षों को जाते हैं, पुराने मॉडल को रक्षों को भी इजाजत नहीं है और ट्रैफिक इतना ज्यादा रश होता है, ये एक इशू बनेगा। इनको चाहिए कि इस हवाले से आवाम के मसाइल का भी ख्याल रखें। लेकिन खोखर साहब वहाँ पे जो ऑलरेडी बस स्टैंड मौजूद हैं और वहाँ से जो बसें गुजरती हैं वहाँ उनको बेहतर किया जाए, उनकी हालत बेहतर की जाए, वहाँ पर मुसाफिरों के बैठने के लिए जगह बनाई जाए और वहाँ पर पंखे बिजली का इंतजाम किया जाए। और लेकिन साथ साथ जो भी काम हो उसमें मुसाफिरों का मुफाद जो है उसको मद्देनजर रखा जाए और खास तौर पर लेकिन ट्रैफिक का जो बहाव है वो भी मुतासर ना हो और मुसाफिरों का मुफाद जो है उसको भी अवले तरजीह दी जाए। ये 2 पॉइंट के मुताबिक हो तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। बिल्कुल सही। दूसरी जानिब FBR मुतहर्रिक हो गया, उन्होंने अब क्रिकेटर्स को जो है वो टैक्स गोशवारी जमा ना कराने पर नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें वकार यूनुस और वहाब रियाज को अभी तक जो है वो नोटिस सर्व किया गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से क्रिकेटर को जो नोटिस जारी किए गए हैं टैक्स गोशवारों के हवाले से, टैक्स के हवाले से फिल्मी अदाकारों को दिए जा रहे हैं, ये FBR का बड़ा अच्छा कदम है कि हर किसी को जो है ना वो इसके टैक्स के नेट में ला रहा है ताकि हर कोई जो है ना टैक्स के नेट में आ सके और कोई भी जो है ना वो इस हवाले से टैक्स चोरी ना कर सके। ये अच्छा कदम है और ये FBR को जो है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, जबकि इसके साथ साथ इनको ताजरों को और डॉक्टरों को और वकीलों को भी लाना चाहिए। लेकिन इस वक्त वकीलों को लाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामने इनको है कि जिस वकील को भी लाते हैं वो वकील अदालत में जाकर रिट कर देता है, इनके खिलाफ केस कर देता है। जबकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वो डॉक्टर हैं या वकील हैं। इनको भी जो हुकूमत को चाहिए, FBR को चाहिए कि इनको भी टैक्स के नेट में लाया जाए और इनको भी नोटिस दिए जाए। बिल्कुल सही। दूसरी जानिब मुलाजिम पेशा खवातीन के लिए जो डे केयर सेंटर्स है उसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। अब पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 60 से ज़ायद मजीद डे केयर सेंटर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। जी ये बड़ा अच्छा कदम है कि वर्किंग लेडी के लिए डे केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं और लेकिन डे केयर सेंटर पर जो अमला है वो तरबियत याफ्ता होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा लाहौर शहर के तमाम अस्पतालों में, तमाम तलीमी इदारों में, इवन सिविल सेक्रेटरीट में जो है वो ये डे केयर सेंटर मौजूद है। लेकिन वहाँ पर एक आवाम की जो शिकायत है उस हवाले से वो मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये बताया जाता है और आवाम के शिकायत आई है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वहाँ जो आया या नर्स या जो भी केयर टेकर जो होती है वो थोड़ी सी ना ऐसी वो फिनर गन फैला देती है कि बच्चा सोया रहता है। हालांकि वो इस तरह नहीं होना चाहिए, बच्चे को वहाँ खेलने के लिए मौका मिलना चाहिए और साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें भी रखनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो बनाए डे केयर सेंटर वो इस बात का ख्याल रखें कि कोई बच्चे को नींद वाली चीज़ जो है ना किसी भी फॉर्म में ना पिलाई जाए, ना खिलाई जाए कि वो कहती है आप काम नहीं करेंगी, आप चुप करके बैठी रहेगी, आपस में बातें करती रहेगी आया और बच्चा जो है वो सोया रहे। और जब माँ बाप आते हैं तो आगे से बच्चा, जब भी आते हैं बच्चा सोया आता है। इस वाले से ये जो आवाम की शिकायत है ये दूर होनी चाहिए और डे केयर सेंटर बहुत अच्छी बात है, ये ज़रूर बनने चाहिए। और लेकिन इनकी जो सुपरविजन है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्कुल सही। उस पर और इसमें बच्चे की सेहत का जो है ना वो ख्याल, बच्चे की सेहत और उसके साथ साथ तरबियत वो अवली तरजीह होनी चाहिए। खेलने के मौके जो है वो फराहम करने चाहिए। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि इस तरह की हरकत जो है ये उनकी सुपरविजन बहुत जी बिल्कुल ये शिकायत आ रही है जी बिल्कुल सही। अच्छा, वज़ीर आला मुकाबला हुस्न क़िराअत नात का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए 10 कॉलेजेस में क्लासें तक मुअत्तल कर दी गई हैं और हर प्रिंसिपल के लिए ये लाजिम करार दिया गया है कि वो 20 असातिज़ा और 40 तलबा को जो है वो अपने साथ लेकर आए। जी बिल्कुल ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, ये हर स्कूल की सतह पर, इवन प्राइमरी स्कूल की सतह पर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कॉलेजेस की क्लासेस जो है वो मुअत्तल करा दें, नहीं, स्टडी मुतासर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। इस हवाले से गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, बल्कि तमाम को डायरेक्शन देनी चाहिए कि किसी भी सूरत जो है ना वो बच्चों की तालीम जो है ना वो मुतासर ना हो। ये और ये असल में जो मुकाबला हुस्न क़िराअत आपने फरमाया ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है। इसको उनके स्टूडेंट की जो लेक्चर है, क्लास है या वो स्टडी है वो मुतासर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये होने भी ज़रूर चाहिए, ये नहीं कि ये ना होने भी चाहिए। इस हवाले से गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए और ये स्कूलों की, प्राइमरी स्कूल की सतह पर, यूनिट की सतह पर, गाँव की सतह पर और देहात की सतह पर ये कराया जाए ताकि ये जो है ये लोगों में शऊर और लोगों में एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है माहौल है वो पैदा हो सके और उनकी जो है मेंटल कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ सके। बिल्कुल सही। अच्छा, जिलानी पार्क फूलों से सज गया है और फूलों की एग्जीबिशन जो है 7 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह आज किया जाएगा और खुशबुओं से
जो है वो मौतर एक फ़िज़ा नज़र आ रही है जिलानी पार्क के। जी बिल्कुल, इस हवाले से ये बड़ा अच्छा कदम है कि रेस कोर्स पार्क में फूलों की नुमाइश हुई है। लेकिन जिस तरह लाहौर शहर की आबादी बढ़ रही है, जिस तरह लाहौर शहर में तरक्याती मनसूबे जो है ना मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ हुकूमत को चाहिए कि लाहौर में पार्क बढ़ाने का सिलसिला भी जो है ना वो भी बढ़ाया जाए। लाहौर शहर में बहुत कम पार्क है इस वक्त, देखे जाए तो कभी एक बागों का शहर कहा बागों का जाता शहर होता था। इस वक्त आप देखें तो दो गुलशन इकबाल, बाग जना और रेस कोर्स पार्क, तीन ही ऐसे पार्क नज़र आते हैं जो अच्छे हैं, जहां पर सही क्वालिटीज़ की फूल भी मिलेंगे, आपको तफरी का मौका भी मिलेगा। लेकिन जबकि आबादी जो है ना ये बढ़ गई है, जिस तरह आबादी बढ़ी है, हुकूमत को चाहिए कि मुख्तलिफ इलाकों में, शुमाली लाहौर, जनूबी लाहौर, शादरा, इस तरह तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ आबादी बढ़ रही है और रायवन रोड पर, मुल्तान रोड पर जो है ना पार्क बनाने का जो सिलसिला ना वो शुरू किया जाए। एक तरफ तो रंगे लाहौर के नाम से मेला भी जारी है और लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, एक फेस्टिवल का इनेकाद भी किया गया है जिलानी पार्क पर, दूसरी जानिब अब फूलों की नुमाइश पे लगाई गई है, तो एक अच्छा तफरीह का मौका फराहम किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट ज़रूर रेस करना चाहूँगी कि सिर्फ जिलानी पार्क ही क्यों, जिना बाग में क्यों नहीं मुंतकिल की जाती कुछ हिस्सा इसका, चाहे वो रंगे लाहौर के हवाले से हो या नुमाइश के हवाले से हो, मुख्तलिफ जगहों पर अगर ये मुंतकिल किया जाएगा तो ज़्यादा लोग जो है उसको एंजॉय नहीं कर जी सकेंगे। बिल्कुल, ज़्यादा लोग एंजॉय करेंगे, फिर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी। हमें चाहिए कि ज़्यादा लोगों को ज़्यादा सहूलत देने के लिए ये काम किया जाए और इस हवाले से जो है ना ये आपकी ये तजवीज़ बड़ी अच्छी है और अगर DGPH ये बात आपका हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपकी इस तजवीज़ पर फौरी तौर पर अमल करें। बिल्कुल सही। अच्छा, मादुलाल हुसैन की उसकी तकरीबात जो हैं वो आज से शुरू हो रही हैं और मेला चरागा जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आज लोकल छुट्टी भी है। जी बिल्कुल, मुकामी छुट्टी है और ये मेला चरागा शुरू हो गया जिसमें मुख्तलिफ इवेंट है। महकमा औकाफ जो है और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और ये मेला चरागा के हवाले से लाहौर शहर के तमाम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दफातर, स्कूल, तलीमी इदारे सब जो है ना आज बंद हैं। ये मेला चरागा जो है ये हज़ारों सालों से जो है ना चल रहा है और ये लाहौर शहर की एक अहम सकाफत और कल्चर है का हिस्सा है और इस हवाले से आवाम को भी चाहिए कि अगर वो जाए तो इस हवाले से सिक्योरिटी का वहाँ ख्याल रखे। जो पुलिस वाले या महकमा औकाफ के या मादुलाल हुसैन के जो मज़ार के वो जो इंतजामिया के लोग हैं उनसे कोऑपरेट करें ताकि वहाँ और किसी भी खुशगवार नाखुशगवार कोई मशकूक चीज़ नजर आए या मशकूक शख्स नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को बताएं, पुलिस को बताया जाए, उसका एक्शन लिया जाए। बिल्कुल सही। डेली सिटी 42 का गेम शो, सबसे बड़े इनाम का ऐलान कर दिया गया। टोयोटा करोला गाड़ी जो है वो निकाली गई। 24 घंटे का टाइम होता है कि आप आकर अपना इनाम क्लेम कर लें, लेकिन चूँकि वो खुशनसीब नहीं आ सके तो उनको मज़ीद 24 घंटे का टाइम जो है वो दिया गया है। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा गेम शो है सिटी 42 का जिसमें आवाम जो है बड़े मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे लोग खबरों के बारे में कम, लोग मुझे इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि वो गेम जो है ना उसका वो नाम इस तरह निकला, वो नाम इस तरह निकला, वो अखबार में ये आया और ये हमने भी हिस्सा लेना है, हमने भी अखबार ख़रीदा और लोगों की बड़ी दिलचस्पी का इस हवाले से दिलचस्पी जो है ना मैंने देखी है और हर तबका फ़िक्र जिस शख्स से भी मिला हूँ, बच्चों से, बूढ़ों से, बड़ों से, सियासतदानों से, उसके बाद ब्यूरोक्रेट से, पुलिस अफसरों से, सब ने जो है ना इस प्रोग्राम में दिलचस्पी का इज़हार किया। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और आवाम की तवज्जो का मरकज़ है। लाहौर शहर का हर दिल अजीज प्रोग्राम ये बन गया है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया खोकर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। आज का हमारा टॉपिक है जी मेला चरागा और लाहौर भर में जो मेले ठेले सजा करते थे उनका क्या कल्चर हुआ करता था, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर आमिर रज़ा खान। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है आपके? दूसरी जानिब आज मादुलाल हुसैन का उर्स भी है और वहाँ पर जो है आज उसका बाकायदा जो है वो आगाज़ भी होगा, मुकामी छुट्टी भी है। वकार गुमन हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। वकार गुमन, बताइएगा वहाँ पर क्या तफसलात है? मेले का इनेकाद भी है और आज जो है वो रस्म चादर पोशी से जो है वो बाकायदा इस उर्स का आगाज़ होगा। बिल्कुल, लाहौर के सबसे बड़े मेले मेला चरागा का आगाज़ हो चुका है। हज़रत शाह हुसैन अल मरूफ मादुलाल हुसैन के 428वें उसकी तकरीबात का आगाज़ किया जा चुका है। आज सुबह फजर के बाद यहाँ पर महफिल मिलाद और यहाँ पर जो आगाज़ किया गया था उसके बाद आज 11 बजे यहाँ पर बाकायदा रस्म चादर पोशी अदा की जाएगी, जिसमें सूबाई वज़ीर औकाफ, इसके अलावा औकाफ के DG और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आएंगे। उसके बाद इसका बाकायदा जो आगाज़ किया जाएगा। आपको बताता चलूँ इस उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जितने भी
ईदगाह बाजार हैं वहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, बैरियर्स लगाकर इन बाज़ारों को बंद कर दिया गया। इंतहाई सख्त तलाशी के बाद ज़ायरीन को मज़ार के अहाते में दाखिल होने दिया जा रहा है। 3 रोज़ा इस उर्स की तकरीबात में पहले 2 दिन मर्द और ख़वातीन आ सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन सिर्फ इसको ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है। तीसरे दिन सिर्फ ख़वातीन इस मज़ार के अहाते में आ सकेंगी। 3 रोज़ा इस उर्स की तकरीबात लाखों की तादाद में मुल्क भर से ज़ायरीन आते हैं और लाहौर का ये एक सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, एक मेला होता है, मेला चिरागां के नाम से जो जाना जाता है। पूरी दुनिया में मेला चिरागां के नाम से ये मशहूर है और आज इसका बाकायदा मेला चिरागां का भी बाकायदा इफ्तिताह आज शाम को किया जाएगा। और मेरे अकब में देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, मज़ार के अहाते में मौजूद हैं। फातेहानी यहाँ पर कह रहे हैं और यहाँ पर चिराग रोशन किए जा रहे हैं। आज इसके 11 बजे यहाँ पर इसकी रस्में चादर पोशी की जाएगी, जिसमें सूबाई वज़रा इसके अलावा जो मुकामी MNA MPs हैं और समाजी सियासी शख्सियात इसमें शिरकत करेंगी। जी बहुत शुक्र घुमन आपका। और हम चलते हैं आमिर भाई की तरफ। आमिर भाई, मेला चिरागा लाहौर का सबसे बड़ा मेला, उसका आज उस तकरीबात का आगाज़ भी हो जाएगा। कल्चर है ये लाहौर का, मेले ठेले। हाँ, लाहौर शहर का ये मुसाफाती इलाका किसी ज़माने में था, अब तो लाहौर का हिस्सा है। और शालामार गार्डन के पास ये मेला लगता है, तो इसकी तो अपनी रौनकें हैं, इसकी अपनी एक जो इसमें चिराग जलाए जाते हैं, इसी वजह से इसको मेला चिरागा भी कहते हैं। और कहते हैं कि जब चिराग होते हैं तो फिर जिन हाज़िरी देते हैं। जिस तरह की यहाँ फोक्स मशहूर हैं औलिया कराम के साथ और सूफी कराम के साथ, लेकिन मुझे इस मेले में हमेशा मोहब्बत का अंसर ज़्यादा नज़र आया। मुझे ये कि चिराग जलाए जाते हैं, नहीं जलाए जाते, औरतों के लिए मखसूस दिन है नहीं है, या बाकी जो चीज़ें इसमें मेले ठेले का जो बिल्कुल समा है, उससे ज़्यादा मुझे ये ऐसे लगता है कि माधोलाल हुसैन नाम ही जो है वो बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और मोहब्बत का एक पैगाम है। और जिस तरह से उनकी शायरी है, जिस तरह से उन्होंने सूफियाना कलाम जो है लिखा है और जिस तरह से उसको पेश किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं का खासा था। और जिस तरह से लोक फनकारों ने उनको गाया है, और जिस तरह सबसे ज़्यादा तो खैर हामिद अली बेला मरहूम ने इनको पढ़ा है, और वो तो सिर्फ पढ़ते ही माधोलाल हुसैन का कलाम था। तो इनके कलाम में जो मोहब्बत है वो ज़रूर लोगों में उसका पैगाम जाना चाहिए। और उसका पैगाम जाएगा तो जो चीज़ें आज हम अपने माशरे में फ़ील करते हैं, जो हम महसूस करते हैं कि हम में टॉलरेंस नहीं रही, हम में दहशत गर्दी का अंसर ज़्यादा हो गया है, या हम में मोहब्बत और भाईचारे की वो फीलिंग्स नहीं है जो जिसका दर्स इस्लाम देता है, तो ऐसे औलिया कराम, ऐसे सूफिया कराम के मेले ठेलों से ये पैगाम हम बाकी आम लोगों तक, या जिसको हम पंजाबी में लुकाई कहते हैं, उस लुकाई तक पहुंचा सकते हैं। मेला तो सबसे बड़ा दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का है, और वहाँ पर भी जो है लोगों की कसीर तादाद मौजूद होती है। तो ये जितने सूफिया कराम हैं, वो चाहे माधोलाल हुसैन हैं, शाह कमाल हैं। अच्छा, जिस तरह पहले ये मेले सजा करते थे, मुझे याद है माधोलाल हुसैन का जब मेला हुआ करता था, पूरी बागबानपुरा से लेकर शालामार चौक तक जो है वो बाकायदा दुकानें लगा करती थीं। वो मिठाइयाँ और वो कतलम्मे और वो मीठे पकौड़े, और उसके बाद मट्टी के बर्तन वहाँ पर मिला करते थे। चूँकि मेरा स्कूल वहाँ पर था, तो आई रिमेंबर ऑल द वे वो रास्ते में मतलब इस सर्कस का इनेकाद किया जाता था, लकी रानी सर्कस लगा करती थी। फिर उसके बाद मौत का कुआं दिखाया जाता था। वो जो एक जो प्योर कल्चर है, वो उस चीज़ को वो दिखाया जाता उसको था। तो अब तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, उसको तो हमने तबाह कर दिया, उस कल्चर को तो हमने जीने नहीं दिया। अब वो देहात तक महसूस हो गया है। वो देहात में जाके लोग जो है वो मेले ठेलों में हिस्सा ले सकते हैं, उस तरह के मेले ठेले जिस तरह के हम बचपन में देखते रहे। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, एक अरबी का तलम्मा लगा करता था, वो सिर्फ माधोलाल हुसैन के उस पर लगता था, ये किसी दूसरे औलिया कराम के मेले पे या उस पर नहीं लगा करता था। उसको अरबी का तलम्मा कहते हैं। वो डिफरेंट चीज़ों के साथ शामिल करके बनाया जाता था, और वो ख़ास एक डिश थी यहाँ की, इस मेले की। अब वो चीज़ें, अब वो कुछ चीज़ें मेट्रो ने खा ली, कुछ हमारे तजावजात के जद में आ गई, वो जगह रही नहीं के लिए पूरा ट्रैक उखेड़ के रखा हुआ है। वो इस तरह तो जो है ये इस मेले का इनकाद जो किया जा रहा है, इसमें मेरा ख्याल है कि लोगों की तादाद भी उस तरह से नहीं होगी, या उस तरह से लोग इसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे जिस तरह से करते थे। और लाहौरियों, आपको पता है कि वो तो ढूंढते थे। मैंने अक्सर आप ही के प्रोग्राम में कहता हूँ कि 7 दिन थे 8 मेले थे, कम करा में कह रहे वेले। 8 मेले जो थे वो 7 दिनों के अंदर हुआ करते थे। अब तो मॉडर्न मेले भी शुरू हो गए ना, ये जो जलानी पार्क में लगा हुआ ये मॉडर्न मेले, तो आर्टिफिशियल मेले हैं। इसमें आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, आर्टिफिशियल लोग हैं, आर्टिफिशियल फनकार हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। हमने यहाँ पे बच्चों को गन्ने का रस निकालते हुए ज़रूर दिखाते हैं और गुड़ बनाते हुए
कि जी देहाती कल्चर हम देख लेंगे, लेकिन ये जो मेले ठेले थे, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मिट्टी के बर्तन जो हमारी एक सकाफत का हिस्सा है, वो मिट्टी के बर्तन बनाए और ये होते थे और पेंट हुआ होता था, एक बिजनेस एक्टिविटी हुआ करती थी। हाँ, ये जो मेले ठेलों पर दुकानें लगाने वाले हैं, ये एक मेले से दूसरे मेले तक अब तो शायद वो एक मार्केट तक महदूद हो गए और वहाँ पर भी अब तो बहुत कम हो गया, अब तो इस तरह से नहीं रहा है। अब ज़्यादा तर जो लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं, शायद वो कुछ हुकूमत ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि इस कल्चर को किसी तरीके से महफूज रखा जाए। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी हुआ करती थी गरीब लोगों के लिए, खास बच्चों के लिए ये बहुत बहुत मज़ेदार एक फेस्टिवल हुआ करता था कि जब भी मेले पर जाना, वापस आना और ढेर सारे खिलौने। अब आपने बचपन याद दिला दिया, तो लेकर आना। मैं बताऊँ, जब ये मेले लगा करते थे तो ये आपने तो जिक्र किया था कि यहाँ से शालामार रोड पे जो रोड है, इस पर ये मेला लगा करता था। मुझे याद है कि इस मेले की जो आखिरी दुकान थी वो शालमी गेट में लगा करती थी। इस मेले की आखिरी कतलम्मों की और खाने पीने की जो दुकानें थी वो शालमी तक थीं। और इन्हीं मेले ठेलों पे अनैस हुसैन भट्टी अपने आरफाना कलाम पेश करते थे। फिर मैंने जैसे हामिद अली बेला का जिक्र किया, आलम लोहार मरहूम जो हैं वो आया करते थे, उनके बाकायदा थिएटर लगा करते थे और इन थिएटर्स पे हमारा लोक विरसा, लोक कल्चर, लोक दास्तानें जो हैं वो बयान की जाती। कोई मिर्ज़ा साहबा का पढ़ने वाला था तो कोई हीर को बहुत अच्छा पढ़ते थे, कहीं पे ससी पुन्नू को पढ़ा जा रहा था और कहीं मिर्ज़ा जट का जो किस्सा है उसको बयान किया जाता था। तो लोगों तक, बच्चों तक जो है वो मोहब्बत का पैगाम, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, वो पहुंचा करता था। लेकिन इन मेलों को जितना हम महदूद करते चले जाएंगे, मोहब्बत का पैगाम फैलना उतना बंद हो जाएगा। इनको मजीद वसी करना चाहिए, हुकूमत को जगह महसूस बच्चों को वो आईपैड्स पकड़ा दिए, टैबलेट्स पकड़ा दिए और उसके ऊपर जो है वो गेम्स खेली, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स दे दिए और उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल खत्म। अभी तो हम गैर महसूस तरीके से बात करें, लेकिन मैं आपको बताऊँ आज से 10 साल के बाद हम देखेंगे कि एक डोरेमोन नस्ल जो है वो परवान चलेगी, जो कि सिर्फ डोरेमोन होगी। वो ख्वाबों, ख्यालों और इन चीज़ों में गुम रहेगी, उनमें मोहब्बत का अंसर नहीं होगा। और ये जो हम आज अपना कल्चर अपने टीवी पर लोगों को, बच्चों को दिखा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में हमारे अपनी सकाफत, हमारे अपनी माशरत जो है उसको ज़रूर डैमेज करेगा। अच्छा, अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे एक बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं वो उन चीज़ों को मिस कर रही हूँ। वो जो हुआ करते थे, वो जो राइड्स आया करती थी मेले के हवाले से, वो जो पिंगे लगा करती थी और फिर आसमानी झूला जो है पिंगे वो तो लगाया करते थे, और फिर बंदर का तमाशा, जगलर्स, बिल्कुल वो बंदर, रीछ और बकरी का जो एक कॉम्बिनेशन करके वो जो एक तमाशा दिखाया जाता था और लोगों का हजूम खड़ा होता था वहाँ पर उसको। सांप और न्योले की लड़ाई आप भूल गए। अब बंदर का तमाशा, रीछ का और इंसान के आपस में कुश्ती, ये भी एक इन्हीं मेलों से लगा। फिर कबड्डी के मैचेस, कबड्डी बहुत पॉपुलर हुआ करती थी इन मेले ठेलों में। रस्साकशी के मुकाबले, हाथ जोड़ी, फिर वो वजन उठाना, पत्थर दिखाया करते थे कि वो आप एक वो जो गांव का कल्चर है वो नजर आता था। और फिर 6 टांगों वाली गाय और फिर आपका धड़ बगैर धड़ का आदमी, मतलब इस तरह की चीजें। और टूरन टाकीज, मतलब टूरन टाकीज जो है वो एक छोटा सिनेमा, मिनी सिनेमा कि आप उसके अंदर देख रहे हैं और वो नहीं उसमें नहीं, उसमें जो टेंट के अंदर एक छोटा सिनेमा क्रिएट किया जाता था, बेंचेस लगाए जाते थे। वो शायद आपने वो एंजॉय उस तरह से ना किया और जिस तरह से हम लोगों ने अपने वक्त में एंजॉय किया, क्योंकि आप तो हमारे से बाद की नस्ल है, तो हमने वो एंजॉय किया है। वो छोटा सिनेमा जिसमें कई फिल्मों के क्लिप्स चलाए जाते थे, उसमें एक फिल्म नहीं चलती, छोटे-छोटे क्लिप्स चलाए उसमें छोटे मौला जट के चंद सीन दिखा दिए। मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। एक फिल्म थी सोहरा जोई, उसके कुछ क्लिप्स लगा दिए जाते थे। वहीद मुराद के 2 गाने लगा दिए गए। वो जो कल्चर था वो बिल्कुल एक डिफरेंट फीलिंग्स थी। वो एक अपने मट्टी के साथ मोहब्बत का जो था वो एक इजहार था। मैं तो हुकूमत से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि उस कल्चर को जो है वो महदूद मत करें, क्योंकि वो एक हेल्दी एक्टिविटी हुआ करती थी, लोग उसको एंजॉय किया करते थे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे एक मरतबा फिर से आपको। नाज़रीन, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ एसपी मॉडल टाउन हमारा आतर साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमारा साहिबा, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक। थैंक यू। आप पहले भी तशरीफ लाई और एक मरतबा फिर से जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ये जो 23 मार्च की परेड का इनेकाद किया गया उसमें आपने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल, मैं देख रही थी वहाँ पर, हम एक ही सेक्शन में थे एंड यू वर्किंग, भाग रही हैं, इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं हर एक के साथ। सो दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज प्रीटी अमेजिंग। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू। एक्सपीरियंस, पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा परेड इस तरह से कम ही हुआ है
उस दिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोगों ने बड़े कल्चर्ड तरीके से उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। That was surprising too. That was surprising। और बड़ा अच्छा उनका वो सारा रहा वहाँ पे, एटीट्यूड और सारा कुछ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जिस तरह से उनकी वर्किंग को हाईलाइट किया गया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तरह से वो एक ग्रेटिट्यूड था टू ऑल द डिपार्टमेंट्स जो हमारे मुल्क में इतना काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल LDA हो गया, हमारी सारी की सारी जितनी भी सर्विसेज हैं, रेस्क्यू 1122 का वहाँ पे था, तो बड़ा अच्छा था पुलिस कि के डिफरेंट पुलिस के डिफरेंट जो हमारे विंग्स हैं उनकी वहाँ पे थी पार्टिसिपेशन। तो वो बड़ा अच्छा था कि हर एक को हमने एक्नॉलेज भी किया वहाँ पर, उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया, और उस दिन किया जिस दिन एक मतलब हमारा एक पाकिस्तान डे जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो दैट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, रिसेंटली अभी नाज़र मैं आपको बताते चलूँ कि ये अमेरिका गई हुई थी और वहाँ से लीडरशिप अवार्ड जो है वो बन करके आई हैं। सो लीडरशिप अवार्ड के हवाले से बताइएगा, एज अ वेमेन ये पूरा मतलब 25 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करना था इसमें, और 25 लोगों को हर कंट्री से एक फीमेल को सेलेक्ट किया गया था। क्राइटेरिया कैसा था, कैसे आपको सेलेक्ट किया गया? बेसिकली आपका जो रोल है लीडरशिप का, जो आप अपने कंट्री में प्ले कर रहे हैं, उसके बारे में यू हैड टू टेल देम, और इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट किए गए। उसमें एक पेपर लिखना जो था, पेपर लिखा गया था, रिसर्च पेपर आप उसको कह लें, जिसमें आपसे पूछा गया था कि आप क्या रोल इन फ्यूचर प्ले करना चाहते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन और वो सारा कुछ दिया। फिर उसके बाद कुछ अमेरिकन्स ने वो स्काइप पे इंटरव्यूज़ और वो सारा कुछ था। तो हर मुल्क से एक खातून को सिलेक्ट किया गया था। तो हम तकरीबन 25 मुल्कों से थी वहाँ पर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फ़िलीपींस, इंडिया, सबसे। तो वो बड़ा एक अच्छा हमारा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर। और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे हम सारे मुल्कों से इकट्ठी थी और एक अच्छा हमारा बॉन्ड बन गया। और अभी तक वो हमारा बॉन्ड जो है वो हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है। एग्जैक्टली, वो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है और उसके अंदर वो सारी फीमेल्स जो हैं वो हम एक दूसरे से इन टच भी रहती हैं, जिसके मुल्क में जो इशू हो। फॉर एग्जांपल इजिप्ट के इश्यूज चल रहे थे, तो जो इजिप्ट की लड़की है वो उसके अंदर लाजमी लिखती है और सारा कुछ बताती है। सब अपने ओपिनियंस जो है वो शेयर करते हैं। तो ये तो काफ़ी इंटरैक्टिव हो गया कि उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहा, वो अभी तक हमारा कंटिन्यूड है और बड़ा अच्छा वो एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, डिफरेंट कंट्री से जो लोग आए हुए थे उनका भी ताल्लुक जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से ही था? नहीं, सबका बहुत डाइवर्स किस्म का था। एक जो थी उसमें से वो आर्किटेक्ट थी, एक जो थी वो साइंटिस्ट थी, कोई इन्वायरमेंटलिस्ट थी, मतलब डिफरेंट जो अपने अपने कंट्रीज में डिफरेंट रोल्स प्ले कर रही हैं। सही। और जो इंडिया से आई हैं, फॉर एग्जांपल शी वाज जॉइंट सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स इंडिया, मतलब इस तरह से हर खातून का एक अपनी अपनी फील्ड थी। और उनकी वो जहाँ पे USA में जो मीटिंग्स हमारी रखी गई थी वो उसके अकॉर्डिंगली रखी गई थी कि आपकी जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपकी वहाँ पे मीटिंग स्केड्यूल की गई थी। फॉर एग्जांपल मैं अगर पुलिस से हूँ तो पुलिस डिपार्टमेंट जितने भी हैं अमेरिका के उनको स्टडी किया, उनके ऑफिसर से मिली, वहाँ के जो शेरिफ्स हैं उनसे मिली, उनकी जेल्स का विजिट किया। अच्छा, दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर जेल्स। उनका जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है, उनकी ज्यूरीज हैं, जजेस हैं, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। क्योंकि उधर जजेस जो हैं वो भी इलेक्ट होते हैं, वो अपॉइंट नहीं होते हैं जी। तो शेरिफ्स जो हैं उनकी डिफरेंट सेट ऑफ, उनका जो ज्यूरी का सिस्टम है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है, स्ट्रॉन्ग भी है। और अमेरिका जाहिर है आपको पता है इतने सारे स्टेट्स हैं उसमें, तो वो हर स्टेट की डिफरेंट पुलिस है, तो हर स्टेट का डिफरेंट स्टाइल ऑफ पुलिसिंग है। अच्छा। और रूल्स भी फ़र्क हैं, उनके वहाँ पे लॉज भी फ़र्क हैं हर स्टेट के। तो वो ऑल टुगेदर हर स्टेट ही अपने अंदर एक मुल्क नज़र आती है। बिल्कुल सही। तो वो इस लिहाज से, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। वहाँ की ट्रेनिंग सेंटर्स को देखा जहाँ पे उनके पुलिस वाले ट्रेन होते थे, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, उनके पास जो जिस तरह से वो ट्रेनिंग करते हैं, वो दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। सो कंपैरिजन करने का ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड तो आप कंपैरिजन कर रही होंगी कि वी हैव दिस, अच्छा ये इस तरह से करते हैं। सो अगर थोड़ा सा कंपैरिजन में आपसे सुनना चाहूँ कि मतलब डेफिनेटली वो डेवलप्ड कंट्री है, उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जिनको वो यूटिलाइज भी करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम द रिसोर्सेज, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या रूल्स वाइज या बिहेवियर वाइज किस तरह से कंपैरिजन आप? देखिए, कुछ चीज़ें हमारा, क्योंकि पुलिसिंग का जो मेन काम है वो तो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उस लिहाज से हम जो इश्यूज फेस करते हैं पब्लिक से,
इमेज बिल्डिंग के, वो तो वहाँ पे वैसे ही थे। वहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर्स जो है वो इमेज बिल्डिंग के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग उन्होंने स्टार्ट की है, और सारा वो जो मामला है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान से सिमिलर है। जो मेन उधर डिफरेंस था वो 2-3 चीज़ों में है। एक तो डेफिनेटली उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से की जाती है। उसमें फिर उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। वी एक्सपेक्ट के मतलब हमारे साथ अगर कंपैरिजन किया जाए, डेफिनेटली उनकी प्रोफेशनलिज्म उनमें ज़्यादा है। दूसरी चीज़, उधर का पे स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ के पे स्ट्रक्चर से बहुत डिफरेंट है। वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आर प्रिटी मतलब हाईली पेड उस तरह से, हर स्टेट में नहीं ठीक, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स मतलब उनको अच्छा फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो अपनी 100% जो है और वहाँ पे जो उसके अलावा अच्छी बात है वो है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू फिनिश योर 40 आवर्स इन 1 वीक, आप उनको 5 दिन में भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट इन 4 आवर्स ऑल्सो। अच्छा, बट हमारे तो राउंड द क्लॉक एक सिस्टम चलता है, उधर इस तरह नहीं। दे तो अगर आपने 5 डेज कर लिया तो उसके बाद आपके 2 डेज जो है वो ऑफ है। दे जस्ट कांट बिलीव कि हम 24/7 अवेलेबल होते हैं। तो उनके लिए ये बड़ा शॉकिंग एक चीज़ थी कि यू आर देयर ऑल द टाइम। वो लोग अपना शिफ्ट सिस्टम में बाकायदा काम करते हैं। अच्छा। और प्रॉबेबली उसकी वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंसी वाइज भी बेहतर होंगे हमसे। बिल्कुल। हम यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते ये शिफ्ट सिस्टम? प्रॉबेबली मैं समझती हूँ कि हम लोगों का जो इंटायर स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन ही मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट SHO का जो कॉन्सेप्ट है, ही हैज़ टू बी देयर, क्योंकि ही इज़ द सोल डिसीजन मेकर इन द पुलिस स्टेशन। ही हैज़ टू बी देयर और सारा कुछ, और वो स्ट्रक्चर वहाँ पे उनका टोटली डिफरेंट। यहाँ पे हमारे लोगों का माइंडसेट भी तो है कि अगर आधी रात को भी कंप्लेन करानी है, सो वी आस्क फॉर SHO कि जी SHO किधर है। सो वो हमारे एंड पर भी मतलब आवाम के एंड पर भी प्रॉब्लम है। और फिर वो अवेलेबिलिटी, आपने वही कहा कि पावर्स सारी अगर SHO के पास हैं तो ही नीड्स टू बी देयर अगर कुछ हो जाता है। यहाँ पर लाहौर की अगर बात करें और क्राइम्स कंपैरिजन करें, आपने बताया वहाँ पर डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरह के क्राइम्स हैं, पुलिसिंग भी डिफरेंट तरह की है, लेकिन अगर क्राइम कंपैरिजन करें तो वो किस हद तक है, किस तरह से? देखिए, जिस तरह मैंने कहा हर स्टेट का एक डिफरेंट वहाँ पे क्राइम का वो है। लाहौर क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम ज़ाहिर एग्जिस्ट करता है, और स्ट्रीट क्राइम ही लाहौर पुलिस का इस वक्त का चैलेंज है। और उसके लिए अभी रिसेंटली एक फोर्स डॉल्फिन फोर्स के नाम से स्टार्ट हो रही है जी। और वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आए और हम उससे वो फ़ायदा उठाएं, जिस तरह टर्की में वो कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम। अच्छा, सुना है टर्की में भी इससे पहले स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा था, और लाहौर की अगर रेशो से कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ ज़्यादा था, और फिर डॉल्फिन फोर्स बनी और वो बहुत हद तक एग्जैक्टली क्योंकि डॉल्फिन फोर्स की सबसे अच्छी चीज़ ये कि एक तो ये लड़के अच्छे ट्रेंड हैं फॉर दोज मोटर बाइक्स एंड एवरीथिंग, और वो जो मोटर बाइक्स की स्पीड है वो ज़ाहिर ज़्यादा है, और जो हमारे पास पहले रिसोर्सेज थे मोटर बाइक्स की जो अवेलेबिलिटी थी वो अनफॉर्चुनेटली एक तो बहुत पुराने मोटरसाइकिल्स हमारे पास हो चुके थे। तो अभी हम लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इतनी फास्ट मूविंग जो मोटर बाइक्स हमें दी जा रही हैं, और साथ वो जो ट्रेन डॉल्फिन फोर्स हमारे पास आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली वो हमारे स्ट्रीट क्राइम के लिए बहुत बेहतर साबित होगी उसको कंट्रोल करने में, क्योंकि ये अब मोटर बाइक्स ही फॉलो कर सकती हैं। यू नो दैट हमारे पास जो गाड़ियां हैं, जीप्स हैं, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि वो अगर उनको चेस कर सके। कंजेस्टेड एरिया में घुस गए हैं तो वहाँ पर वो उसको चेस कर सके। इतनी तंग गलियां होती हैं, उनका परसूट ही नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, इस पर मैं मजीद बात भी कर सकूंगी। और नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जदीद पुलिसिंग पर हम बात कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान में लाहौर में स्टेप्स लिए जा रहे हैं पंजाब पुलिस की जानिब से, उस पर हम बात कर रहे हैं। डॉल्फिन फोर्स का जिक्र आया था, और डॉल्फिन फोर्स के हवाले से जैसा आपने कहा कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एज़ वेल, और हम लोग भी इस चीज़ को मतलब लोग जब ये सड़कों पर आए पहली दफ़ा अपनी एक रिहर्सल के तौर पर, और उसके बाद जब परेड में देखे तो लोगों ने बड़ा इसको पसंद भी किया, अप्रिशिएट भी किया, और लोग चाह रहे हैं कि ये हमारी सपोर्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल रहें। लेकिन ये काम किस तरह से हुआ? क्या हर डिवीजन को अलग-अलग फोर्सेस मिलेंगी? अब क्विक रिस्पॉन्ड जो इसको फोर्स कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो रिस्पॉन्स करेगी वो डॉल्फिन फोर्स करेगी, हाउ डज़ इट वर्क? इसमें इस तरह से है, अप्रिशिएट इसको डेफिनेटली लोगों के काफ़ी मैसेजेस आए हमारे कंट्रोल रूम्स में, और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, और ज़ाहिर वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
इसमें अभी इसकी SOPs जो हैं वो बनाई जा रही हैं और सारा के मामला है। हर डिवीज़न को डेफिनेटली मिलेंगे और अकॉर्डिंग टू जो क्राइम है, क्योंकि हमारे पास हर पुलिस स्टेशन की बीट्स हैं, हर पुलिस स्टेशन के अंदर भी हमने 3 से 4 बीट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। तो जो बीट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगी क्राइम वाइज और स्ट्रीट क्राइम से सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होगी, और एक तो हम उनको प्रोवाइड ज़ाहिर किया जाएंगे ये डॉल्फिन, और दूसरा डेफिनेटली ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे एरिया में प्रोवाइड किए जाएं जहाँ पे प्रॉपर रोड्स अवेलेबल हों, क्योंकि ऑब्वियसली दे जस्ट वो रूरल एरियाज जहाँ पे रोड्स प्रॉपरली नहीं है, वहाँ पे हेवी बाइक्स वहाँ पे तो से हैवी बाइक्स वो उस तरह से काम ऑपरेशनल हो ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल सही। तो एक तो हमने क्राइम को जहन में रखा है, एरिया को जहन में रखा है, और अभी इनकी डिवीज़न वगैरह वो सारा प्रोसीजर जो है वो भी चल रहा है कि किस तरह से इनकी कितने नंबर्स में हमें मिलेंगी और कितने नंबर्स में बाकी डिवीजन्स को दी जाएंगी, वो सारा अभी इन प्रोसेस है। इन प्रोसेस है वो चल रहा होगा। अच्छा, कंट्रोल रूम का आपने जिक्र किया, इससे किस हद तक बेहतरी आई है? कंट्रोल रूम में चीज़ें जो है वो किस तरह कंट्रोल की जाती हैं? देखिए, कंट्रोल रूम बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है, हमारे जो हमें उससे एडवांटेज है, वो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इट मेक्स आवर सुपरविजन वेरी इजी। हमारे लिए मॉनिटर करना बहुत आसान है। अगर हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज हो जाए और फीड हो जाए, वो हमारे लिए देखना भी आसान है। उसके बाद उसके अंदर जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है वो एक्शन फौरी तौर पे लेना भी बहुत आसान है। तो कंट्रोल रूम का बीइंग मैं कहूँगी कि एज SP तो हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है कि हमें जो भी कंप्लेंट्स लोगों की तरफ से आती हैं वो हमारी स्क्रीन पे शो हो जाती हैं। सही। तो वो ऑटोमेटिकली फॉलो करना आसान हो जाता है, चेक करना भी आसान, फॉलो अप करना भी आसान, और उसके अंदर डायरेक्शन देना भी बहुत आसान है। क्योंकि ह्यूमनली अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपको पता है पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे क्राइम में इंक्रीज़ होगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी कि 1 to 1 आप जाके उस पर आप रिस्पॉन्ड करें। बिल्कुल सही। इसमें वी हैव टू ये इस तरह की जितनी भी हमारे पास मेथोडोलॉजी है इसको लेके आना पड़ेगा कंप्यूटराइजेशन को, ताकि हम इस चीज़ को बेहतर और जल्दी इस चीज़ को हम रिस्पॉन्ड करें, एक्शन लें और फ़ौरन डिसीजंस लें। तो वो चीज़ जो है वो हमें उसका बहुत फ़ायदा है। लोगों को इसलिए फ़ायदा है कि ज़ाहिर है उनका फॉलो अप फ़ौरन हो जाता है। जो अभी जो आपकी एक SMS सर्विस पे स्टार्ट हुई 8330 उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि वो फ़ौरन जब कंट्रोल रूम में आती है तो वो कंसर्न्ड SP के पास आ जाती है। जैसी एक कंप्लेंट आती है 8330 पे, उसमें SP के पास कंप्लेंट फ़ौरन जो है वो रेफ़र कर दी जाती है। तो उसमें फिर ये एडवांटेज होता है कि वी कैन टेक द डिसीजन इमीडिएटली, और उस पर जो ऑर्डर रिक्वायर्ड है वो हम उसी वक्त कर देते हैं, और उसके अंदर वो जो है सॉल्यूशंस भी इजी हैं और लोगों को एहसास भी होता है कि उनका प्रॉब्लम जो है वो सुना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। ये चीज़ जो है वो मतलब काफ़ी एक फील ऑफ सिक्योरिटी जो है वो भी प्रोवाइड करती है, और फिर फॉलो अप करना भी आसान रह जाता है पुलिस वालों के लिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी और जो आजकल आपने जैसे कहा कि कंप्यूटराइज्ड हो जाती हैं चीज़ें, या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आप चूँकि इन्वेस्टिगेशन विंग हैंडल कर रही हैं मॉल टाउन की, कितनी ज़रूरी है टेक्नोलॉजी जो है वो पुलिसिंग के साथ? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के जितने भी प्रोसेसेस हैं, बेसिकली सारी पुलिसिंग जो है वो तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन है, और इन्वेस्टिगेशन के जितने भी प्रोसेसेस हैं आप उन सारों के लिए ज़रूरी, उनको सबको मॉनिटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्यूटराइजेशन और चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन उनकी देख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल जब हम शुरू करते हैं और पहली उसमें केस डायरी लिखते हैं, उस केस डायरी के अंदर जब आप कंप्यूटराइज कर देते हैं उस केस डायरी को, अपलोड कर देते हैं, तो इंस्टेड के मैं किसी अपने IO को, तफ्तीशी को अपने दफ्तर बुला के केस फाइल देखूं, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन पे, क्योंकि जिसका लॉगिन सिर्फ मेरे पास ही होगा, वो उसके ऊपर शो हो जाएगी। तो उसके लिए बिला वजह बुलाना भी ज़रूरी नहीं होगा, और मुझे पता भी होगा कि इस केस के अंदर मेरे तफ्तीशी ने क्या तफ्तीश की है, क्या तफ्तीश के तमाम मराहिल उसने पूरे किए हैं, टाइम बच सकता है, वो हैसल बच सकती है, एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें जो है, और मॉनिटरिंग आसान होगी, क्योंकि मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बहुत सारे लोगों को अपने दफ्तर में बुला लूँ और फिर सारों की एक एक केस फाइल देख लूँ। वो हमारा ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जब नज़र आनी शुरू हो जाती हैं
तो वो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन ही इतनी हेल्प कर देती है कि हमें वो सारी हैसल से और वो जो सारा टाइम जो है वो हमारा बच जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में आपको बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है और आप 24/7, आप अगर ऑफिस में नहीं हो तब भी आप सोच रहे होते हो अच्छा इस केस का क्या और लूप होल है, क्या नुक्ता है, कहाँ से निकाल सकते हैं ये वो। सो घर मैनेज करना पुलिसिंग के साथ मुश्किल है, बीइंग अ वुमेन? घर मैनेज करना उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इम्पॉसिबल तो नहीं है एज सच, लेकिन हैविंग सेड दैट हमें एक सपोर्ट सिस्टम जो है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है तमाम वर्किंग वुमेन के लिए, मतलब बीट पुलिस और लॉयर या डॉक्टर। आई कैन नॉट डू दिस इफ माय फैमिली इज नॉट एट माय बैक। एग्जैक्टली। तो वो तो मेरे ख्याल से जितनी भी वर्किंग वुमेन है जब वो घर से निकलती हैं, ऑब्वियसली दे हैव चिल्ड्रन, दे हैव अदर इश्यूज टू गेट रिजॉल्व्ड, तो दे नीड अ सपोर्ट सिस्टम। तो वो सपोर्ट सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये है कि मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम है मौजूद और स्ट्रॉन्ग है, और वो तो उस वजह से वो पीस ऑफ माइंड एग्जिस्ट करता है। तो आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई जॉब, मेरी जितनी भी ऑफिस वर्क है उस पर भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर एंड हस्बैंड एंड वो सारा जो मेरा सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो उसकी वजह से हैंडल करते हैं। Exactly. लेकिन बच्चों की तरफ से कंप्लेन आती है फिर कि टाइम की कमी, क्योंकि बच्चों को जितनी मर्जी सपोर्ट दे दें बट व्हाट अ मदर कैन डू फॉर चिल्ड्रन वो उसका ऑल्टरनेट कुछ नहीं है। उसमें मेरी जो बेटी है शी इज़ अबाउट 11 years old, उसकी तरफ से मुझे कंप्लेंट आती है as she is growing she's demanding more time. उसमें she is saying कि आप अब मुझे टाइम नहीं देती हैं, I need to talk to you, I need to discuss these things, I need to tell what happened at the school. वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब मैं फेस करती हूँ, एज इन उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए आई एम ट्राइंग टू मेक एफर्ट्स व्हेनेवर आई गो होम। तो वो है, लेकिन बेटा एज सच ही इज ओके विद इट, शायद वो भी छोटा है तो उसको उतना ज़्यादा वो नहीं। अच्छा, वैसे इंस्पायर है बेटी आपकी जॉब से कि मतलब? बेटी जो है शी इज़ बोर इनटू के आई विल बिकम अ टीचर, जिस तरह इस एज में वो चलता है। लेकिन शी इज़ के आई विल नॉट गो इनटू पुलिस बिकॉज पुलिस इज मीन्स नो टाइम एट होम। तो वो लेकिन बेटा जो है ही इज़ फॉन्ड ऑफ इट, ही लाइक्स यूनिफॉर्म एंड कैप्स एंड एवरीथिंग, उस तरह से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग वाक़या आपकी सर्विस में आया हो जिसको आपने बड़ा मतलब चैलेंजिंग भी लगा हो लेकिन आपने एंजॉय भी किया हो उसको करना, जो आप शेयर करना चाहें? अनफॉर्चुनेटली उस तरह से एंजॉय तो हमारी सर्विस में जिस तरह हम इंसिडेंट्स देखते हैं, एंजॉयमेंट वाला एलिमेंट तो आपको पता है कि पॉसिबल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को परेशान देखते हैं, लोगों को उनकी किसी न किसी प्रॉब्लम में देखते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें एंजॉयमेंट का एलिमेंट तो नहीं होता। लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे मौके आते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं ज़िंदगी से, और आप में समझ लें कि एक जो मैच्योरिटी का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके अंदर तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, और मोर रिलेटेड टू मैं समझती हूँ कि मैंने पहले भी हमेशा जिक्र किया है कि ज़ाहिर है लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ सबसे पहली चीज़ जो आप जिससे बहुत सीखते हैं कि ज़िंदगी क्या है और इस तरह से। तो वो एक तो मर्डर्स जो हैं उनके क्राइम सीन्स, फिर जो सुसाइड्स हैं उनका जो क्राइम सीन है, आप इफ़ यू सी अ डेड बॉडी हैंगिंग तो वो उसका एक इम्पैक्ट रहता है आपके ऊपर। आप जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए, जो मर्जी प्रोफेशन हो, समहाउ दैट्स ऑब्वियसली यू सी के लोगों में फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक आ गई है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर दी। फिर इसके अलावा जो छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ जो ज़्यादती के केसेस हैं, दे आर टेरिबल इन द सेंस के उसके बाद उनको मार दिया जाता है। फिर वो एक सेंस ऑफ रिलीफ पे तो मिलता है जब आप इस तरह के केसेस को सॉर्ट आउट करते हैं और जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वी फील इमोशनली अटैच्ड टू दोज पीपल। फिर हमें डेफिनेटली वो ये होता है कि वी नीड टू सॉल्व इट, इसको हमने हमारी पहली प्रायोरिटी बन जाती है। वो प्रोफेशनली भी और फिर इमोशनल जब इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो पैशन आ जाता है कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस केस के, मतलब क्या इसमें हुआ था असल में, और जस्टिस जो है वो विक्टिम को ज़रूर मिलना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाएं। गुड लक फॉर ऑल द वर्क यू आर डूइंग, एंड अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इसी तरह से आप आवाम की खिदमत जो है वो करते रहें और उनको जस्टिस, रिलीफ, सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आपको सेल्स और प्रमोशंस बताएंगे शहर भर में जो लगी हैं। अपना सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार।
अर्बन सोल पर सेल लगी है जी, 50% तक आपको ऑफ मिलेगा, जाकर शॉपिंग करें और 50% तक पैसे बचाएं। जी, और दूसरा ब्रांड है हमारे पास ऑरिजिन्स पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपरस्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपरस्टार में मेज़ान कनोला ऑयल है जी, 5 लीटर्स बॉटल, रिटेल प्राइस है 830, प्रमोशनल प्राइस 719। आप इसमें अपने तकरीबन जो है वो 30 रुपीज़ बचा सकते हैं। नेशनल कॉर्नफ्लोर 300 ग्राम्स, रिटेल प्राइस है 55, प्रमोशनल प्राइस है 39। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। आज के भाव में सबसे पहले हम शहजाद खान अब्दाली की तरफ चलेंगे और उनसे जानेंगे सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं। कल बुलंद तरीन सतह पर देखे गए ब्रायलर की कीमत भी बहुत बढ़ चुकी थी और कहीं पर कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। शहजाद बताइएगा आज सब्जी मंडी की सूरत हाल कैसी है? जी, शहर के ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में इजाफे का रुझान गालिब है। ख़ासतौर पर अदरक और लहसुन देसी की कीमत में खासा इजाफा देखने में आ रहा है। ताहम जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी नरखनामा जारी किया गया है, इसके मुताबिक आज सब्जियों की जो कीमतें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इनमें आलू 13 रुपये, प्याज 30, टमाटर 38, लहसुन देसी 122, लहसुन चाइना 297, इसके अलावा अदरक थाईलैंड 55, लहसुन इंडिया से इम्पोर्ट किया गया 183, अदरक चाइना 92, बैंगन 35, मूंगरे 42, खीरा जो है वो 25 रुपये, इसके अलावा जो करेले हैं वो 74 रुपये, पालक 22, लीमू चाइना 69, लीमू देसी 124, इसके अलावा जो मेथी है वो 22 रुपये, इसके साथ साथ माड़ू 19 रुपये। दीगर सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो उनमें बंद गोभी जो है वो 15 रुपये, फूल गोभी 26 रुपये, घिया कद्दू 35, इसके अलावा सब्ज़ मिर्च 64, शिमला मिर्च 53, अरबी 47, गाजर चाइना जो है वो उसकी कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 17 रुपये मुतय्यन की गई है। इसके अलावा भिंडी जो है चूँकि वो एक गैर मौसमी सब्ज़ी है, इसके लिए इसकी कीमत दीगर मौसमी सब्जियों के मुकाबले में कदरे ज़्यादा है, 99 रुपये फ़ी किलो। इसके अलावा जो मटर हैं वो 44, इसके साथ साथ मूली 7, टिंडियाँ जो फार्मी हैं उनकी कीमत 19 रुपये है, गाजर देसी 22, शलजम 7, साग 26, छोलिया 11, कचनार जो हैं वो 99, देसी टिंडे जो हैं वो 136 रुपये उनकी कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतय्यन की गई है। ये वो सरकारी नरखनामा है जो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी किया जाता है, हम इस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी नहीं हो पाता। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो ब्रायलर गोश्त है उसकी कीमत में जो है वो 8 रुपये कमी देखने में आ रही है, वो 220 रुपये, जबकि जो ज़िंदा ब्रायलर है वो 152 रुपये। इसके अलावा जो अंडे फार्मी हैं उनकी कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 72 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। आगे बढ़ते हैं, जलानी पार्क का रुख करेंगे नाज़रीन और वहाँ से आपको बताएंगे जश्न बहाना के हवाले से फूलों की जो सालाना नुमाइश का इनेकाद किया जाना था उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग तनवीर असलम मलिक ने नुमाइश का इफ्तिताह किया है। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी सीमल, बिल्कुल बहार की आमद का सबसे बड़ा जश्न नौ खिलती खलियों और फूलों की आमद का सिलसिला है और इसी सिलसिले में जलानी पार्क में सालाना फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। जश्न बहारा के सिलसिले में ये नुमाइश का इनेकाद हर साल किया जाता है और आज इसका इफ्तिताह मिनिस्टर हाउसिंग तनवीर असलम मलिक और इनके हमरा वाइस चेयरमैन PHA इफ्तिखार अहमद और DG PHA मियाँ शकील भी थे। और इस मौका पर इफ्तिताह के बाद तनवीर असलम मलिक ने और दीगर PHA अफसरान ने फूलों की नुमाइश का दौरा किया और मुख्तलिफ इकसाम के फूलों को देखा और इंतहाई जो है वो दीदरी का इजहार किया। और DG PHA मियाँ शकील अहमद का ये कहना था कि इस नुमाइश में 100 से ज़ायद इकसाम के तरह तरह के फूल रखे गए हैं। रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश का इनेकाद जो है वो हर साल किया जाता है और इस नुमाइश को देखने के लिए शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जलानी पार्क का रुख करती है। चूँकि आज इसका इफ्तिताह होना था और आज सुबह से ही शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी थी। उनका कहना था कि इस तरह की नुमाइश के इनेकाद से जहाँ पर उनको मुख्तलिफ इकसाम के तरह तरह के फूल देखने को मिलते हैं, इसके साथ साथ उनको रंग बिरंगे मौतर फ़िज़ा का भी मज़ा
हासिल करने का यहाँ पर मौका मिलता है। उनका ये कहना था कि PHA का बड़ा अच्छा इक़दाम है कि जो हर साल ख़ुसूसन जश्न बहारा के सिलसिले में जो इस नुमाइश का इनेकाद करता चला आ रहा है, इससे ना सिर्फ लोगों को एक अच्छी और सस्ती तफरीह का मौका मिलता है, बल्कि यहाँ पर उनको अपने पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के उन फूलों को देखने का मौका मिलता है जिनको उन्होंने आज तक नहीं देखा। 100 से ज़ायद इक़साम के यहाँ फूल रखे गए हैं और DJ PHA का ये कहना था कि इन फूलों में ज़्यादातर फूल वो हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पर मंगवाए गए हैं और स्पेशली यहाँ पर रखे गए हैं। इससे ना सिर्फ शहरियों को एक तफरीह मिलेगी, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को जो है वो मनवाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी इंतहाई ये जो है वो इंतहाई काबिल सताइश है ये जो। जी बहुत शुक्रिया हसन खालिद आपका। नाज़रीन इसी के साथ ज़ेनिथ शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में, मटन है 840 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में, मटन कीमा है 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 152 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 220 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो रिवर सोल 669 में, बेबी बेक्टी 599 और फ्रोजन पिंगासिस फिश जो है वो आपको मिलेगी फिलेट्स में ऐसे 4x6 399 में। परचून से अंडे 72 रुपये दर्जन, थोक से 70 रुपये और गोलमे पर अंडे अवेलेबल हैं 71 रुपये दर्जन। और अब डिफरेंट मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास मूवी है जी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, 12 बजे लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में, 1 बजे, 4:45 बजे, 6:30 बजे, 9:15 बजे और रात 12 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 3 में। लंदन हैज फॉलन 8:30 बजे लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। ज़ूटोपिया 2:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। कंग फू पांडा 3 6:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 12:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। और कपूर एंड सन्स लगी हुई है 1 बजे और 7 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2, 10:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। और इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, हमारा टाइम खत्म हो गया। अब आपसे मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। अपना वीकेंड खूब एंजॉय कीजिएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।